अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। बारी है चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। टोटल कैपेसिटर्स में 7 न्यूमेरिकल हैं और आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 1, 2 एंड 3। और जो सेकेंड पार्ट है, अगर आपने बाकी के न्यूमेरिकल देखने हैं तो आप सेकेंड पार्ट को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1। The capacitance of air-filled parallel plate capacitor is 1.3 picofarad। कैपेसिटेंस है एक एयर फिल्ड कैपेसिटर की, एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 1.3 पिको फैराड। पिको मतलब 10 रेज टू द पावर -12 फैराड। इफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इज डबल्ड, अगर जो सेपरेशन है प्लेट्स की उनको हम डबल कर दें, एंड वैक्स इज इंसर्टेड बिटवीन देम, और वैक्स भी उन प्लेट्स के दरमियान में डाल दें, पहले सिर्फ हवा थी। द न्यू कैपेसिटेंस इज 2.6 पिको फैराड। जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो गई, 2.6 पिको फैराड हो गई। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वैक्स। तो वो जो वैक्स है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम करना है। ठीक है भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी से शो कर दिया, और जो कैपेसिटेंस है वो है 1.3 पिको फैराड। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस कैपेसिटर का जो है वो एक और कैपेसिटर बनाते हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें हमने क्या कर दिया कि हमने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया। ये जो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान का, इसको हमने डबल कर दिया। ठीक है, और दूसरा काम ये करा कि हमने इसकी प्लेट्स के दरमियान में वैक्स को इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो नई कैपेसिटेंस है वो बराबर हो गई सी डैश के, और वो जो सी डैश है वो 2.6 पिको फैराड है। ठीक है, वो गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है लेकिन वो गिवन है 2.6 पिको फैराड। तो सवाल ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा इस वैक्स का जो कि हमने इंसर्ट करा है बिटवीन प्लेट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी उनके दरमियान का कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस था। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट आ गई और ये आ गई नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और उसके दरमियान का डिस्टेंस कितना है? उसके दरमियान का डिस्टेंस बराबर है डी के। ओके, और इस वक्त जो कैपेसिटेंस है उसको हम सी से शो कर देते हैं। इस वक्त जो कैपेसिटेंस है, या चलो C1 कर देते हैं, पहले वाली है ना C1, वो है 1.3 पिको फैराड। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने दो काम करे। एक तो हमने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया। अब जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ठीक है, और ये हो गई नेगेटिव प्लेट। तो हमने जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है एक तो उसको डबल कर दिया। ठीक है, D2 जो है वो एक्चुअली हमने कर दिया ट्वाइस ऑफ D1 के बराबर। जो पहले वाला डिस्टेंस है उसको D1 का नाम दे देते हैं, और नतीजे में जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ के C1 से C2 हो गई। जो C2 वाली कैपेसिटेंस है वो हो गई बराबर 2.6 पिको फैराड के। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने वैक्स को इंसर्ट कर दिया था, यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा था प्लेट्स के दरमियान में। तो सवाल ये है कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसका कांस्टेंट कितना होगा, जो वैक्स है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये बात हमें याद रखनी है। और एक बात और गिवन थी जो कि यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, फिगर में शो तो कर दी है कि जो D2 है वो ट्वाइस ऑफ D1 के बराबर आ गया। ओके, अब बात यह है कि एयर फील्ड कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है। कैपेसिटेंस बराबर होती है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के। ठीक है, इसके बराबर होती है, और फिलहाल हमें इसको क्या नाम देना पड़ेगा, फिलहाल हमें इसको C1 का नाम देना पड़ेगा। ओके, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, ये हमने कहा अप्लाई करा व्हेन एयर इज ओनली प्रेजेंट। ठीक है, प्लेट्स के दरमियान में सिर्फ क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, तो ये वाला एक फॉर्मूला बना। लेकिन जब वैक्स प्रेजेंट है, व्हेन वैक्स इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स के दरमियान में, तो अब जो फॉर्मूला है उसमें क्या फ़र्क आएगा। सबसे पहले तो मुझे C2 लिखना पड़ेगा, फिर ए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन R, और डिवाइड में आता है डिस्टेंस जो कि D2 के बराबर होगा, और पहले वाला डिस्टेंस जो है वो D1 के बराबर था। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब डाइलेक्ट्रिक फिल हुआ हो प्लेट्स के दरमियान में। ठीक है जी। अच्छा, D2 जैसा कि हम जानते हैं D2 किसके बराबर है, D2 बराबर है ट्वाइस ऑफ D1 के। हमने डिस्टेंस को डबल करा था, तो नतीजे में क्या होगा, C2 बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, और डिवाइड में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ D1। अब अगर आप गौर से देखें
तो ए एप्सिलॉन नॉट और D1 ये पूरी चीज़ किसके बराबर आ रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, ये बराबर आ रही है C1 के। तो हम क्या कर सकते हैं, और C2 बराबर आ सकता है, ये जो पूरा मैंने अभी ब्लू से सर्कल करा है ये बराबर आएगा C1 के, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है एप्सिलॉन R और डिवाइड में लिखा हुआ है 2। ये वाला 2 थोड़ी ख़त्म हुआ है, 2 अपनी जगह पर है। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू को अलग करते हैं, एप्सिलॉन R की वैल्यू को अलग करेंगे तो आंसर बनेगा C2 डिवाइडेड बाय C1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर। तो एप्सिलॉन R मालूम करने के लिए सारी वैल्यूज़ अब हम जानते हैं। एप्सिलॉन R बराबर आएगा C2 बराबर है 2.6 पिको फैराड डिवाइडेड बाय C1 है 1.3 पिको फैराड और मल्टीप्लाई कराना है 2 से। अब एक बात, मैंने कन्वर्ट इसी वजह से नहीं किया था क्योंकि मैं जानता था कि आखिर में रेशो आएगा। आप अगर इसको कन्वर्ट कर भी लोगे, पिको का मतलब होता है 10 रेज़ टू दी पावर -12। अगर आप पिको को कन्वर्ट कर भी लेते हैं तो वो कैंसिल ही होना है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 2.6 डिवाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो एप्सिलॉन R है ये बराबर आ जाएगा 4 के। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी कैपेसिटर का, उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो आंसर 4 ही लिखा जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस है 10, 50 और 25 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। ये दोनों फिगर्स हैं इसी की ना। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर 250 वोल्ट सप्लाई। पहले वाले केस में ये तीनों पैरेलल जुड़े हुए हैं और मालूम करना है 250 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो मालूम करना है हर एक पर कितना चार्ज आएगा। पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, Q1 Q2 Q3 मालूम करना है। सेकेंड पार्ट में टोटल कैपेसिटेंस भी मालूम करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है अक्रॉस ईच। इनके दरमियान इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच यानी कि V1 V2 V3 मालूम करना है जब हमने इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ दिया इसी सेम बैटरी के साथ यानी कि 250 वोल्ट के साथ। ठीक है, फिगर यहाँ पे ही बना ली मैंने ताकि सॉल्व करने में आसानी रहेगी, सामने ही रहेगा। आप बुक को भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो, स्क्रीन पे बार बार मैं दिखाता रहूँगा कि हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो बेसिकली क्वेश्चन जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। यहाँ पे तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल जुड़े हुए हैं। C1 10 माइक्रोफैराड, C2 बराबर है 50 माइक्रोफैराड और इसी तरीके से C3 बराबर है 25 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है ना, यही थे। यस, सारे के सारे जो है वो माइक्रोफैराड्स में हैं। और जो वोल्टेज है, मेन जो वोल्टेज है दोनों ही केसेस के अंदर वो बराबर है 250 वोल्ट के। ठीक है ना, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या मालूम करना है, जब सीरीज़ में जोड़ा है तो हर एक पे कितना चार्ज आएगा ये मालूम करना है। Q1 मालूम करना है, Q2 मालूम करना है और Q3 मालूम करना है। ये किस केस में है, पहले वाले केस में जो हमने इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ा हुआ है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या मालूम करना है, सेकंड पार्ट में मालूम करनी है टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सेकंड वाले में। और टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के बाद हमें मालूम करना है हर एक पर कितना वोल्टेज होगा, यानी कि V1 चाहिए, V2 चाहिए और V3 चाहिए। और ये किस पार्ट में है, ये है सेकंड वाले पार्ट में, यानी कि जब हमने उसको जोड़ा हुआ था पैरेलल। ओके, अब सीरीज़ वाली बात जो है ना, इसको तो सॉल्व करना इंतहाई आसान सा काम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात मेंशन कर लेते हैं कि C1, ये पहला वाला केस है ना हमारा, C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड पैरेलल। इनको आपस में हमने कैसा जोड़ा हुआ है, इनको आपस में हमने पैरेलल जोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पैरेलल जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब एक फार्मूला हम लोग पढ़ के आ चुके थे, Q बराबर होता है CV के। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ना 250, ये तीनों कैपेसिटर पे वोल्टेज तो इतना ही रहेगा। फ़र्क सिर्फ कितना आएगा, चार्ज जब मुझे Q1 निकालना होगा तो मुझे कैपेसिटेंस C1 लिखनी पड़ेगी, वोल्टेज V ही रहेगा। जब चार्ज Q2 निकालना होगा तो कैपेसिटेंस C2 हो जाएगी, वोल्टेज V ही रहेगा। जब चार्ज 3 निकालना होगा यानी कि Q3 निकालना होगा तो तीसरे कैपेसिटर की वैल्यू लिखूंगा और वोल्टेज V ही लिखूंगा। ठीक है ना, तो ऐसा होगा कि बट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस चार्ज का। कि C1 कितना है, C1 है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, माइक्रो में ही पुट कर रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट माइक्रो में ही आएगा। वोल्टेज है बराबर 250 के। इसी तरीके से ये हो जाएगा 50 माइक्रोफैराड में ही पुट कर रहा हूँ और आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये V2 की जो V की वैल्यू है वो तो सेम रहती है
और इसी तरीके से 25 माइक्रो फैराड मल्टीप्लाई होगा 250 के साथ। ये तो मल्टीप्लाई होगा 2500। अब देखिए अगर तो माइक्रो ना लिखा हुआ होता तो चार्ज का यूनिट कूलम में आता, बट क्योंकि माइक्रो लिखा हुआ है और ये 250 तो सारे के सारे वोल्टेजेस में हैं, तो ये जो फैराड है इनटू वोल्टेज होता तो ये कूलम ही है, लेकिन माइक्रो की वजह से जो आंसर आएगा वो माइक्रो कूलम में आएगा। ठीक है, अगर इस कन्फ्यूजन से बचना है ना तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, यहाँ पे लिखो 10 एक्सपोनेंट -6, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6। बट ट्रस्ट मी, ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार रहेगा कि आप माइक्रो को साथ लेकर चलें। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 250 ये आ जाएगा 12,000 और 500 माइक्रो कूलम, और इसी तरीके से 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 250 से तो ये आ जाएगा 6,250 माइक्रो कूलम। ठीक है, 3 आंसर जो रिक्वायर्ड थे वो यही हैं। हमें हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा ये मालूम हो गया। ठीक है, पहले पार्ट में हमें यही मालूम करना था Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, अब आ जाइए जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, यानी कि पैरेलल वाला। सॉरी, ये सेकंड पार्ट तो सीरीज़ वाला था, तो सीरीज़ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सीरीज़ वाले में सबसे पहले हमें मालूम करना है टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो जो हमारा पहला काम है वो टोटल कैपेसिटेंस का होगा। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हमेशा ना कॉम्बिनेशन पहले देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज़, तो इसका मतलब फार्मूला सीरीज़ कॉम्बिनेशन का लगेगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला ऐसा होता है 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, पैरेलल में सीधा सीधा ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगा 1/10 प्लस 1/50 प्लस 1/25। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट कर दो 1/10 प्लस 1/25 प्लस 1/50, तो जैसे आसान लगे। बहरहाल ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इन सबको ऐड करके 0.16। ठीक है, बट याद रखिएगा ये आंसर 1/C का है और हमें आंसर C का चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इस साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.16 ये बराबर आ जाएगा 6.25 के। ठीक है, और क्योंकि 10 भी माइक्रो फैराड में था, 50 भी, 25 भी, तो इसका मतलब हमारा आंसर आना चाहिए माइक्रो फैराड में। ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब एक काम कर लो जो कि बहुत ज़रूरी है। टोटल कैपेसिटेंस तो आपको पता लग गई, लेकिन आप जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको इस Q की वैल्यू की ना पता हो कि भाई ये टोटल चार्ज होगा कितना, मतलब यहाँ से चार्ज कितना निकला, हर एक कैपेसिटर को कितना चार्ज कितना मिला, जब तक ये नहीं पता होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चार्ज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है Q = CV। अभी इससे पहले भी हमने यूज़ करा था Q = CV। टोटल कैपेसिटेंस है 6.25 और टोटल वोल्टेज है 250। तो हम पहले टोटल चार्ज निकाल लें, बाद में V1, V2, V3 आता रहेगा। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 250 ये आ गया हमारे पास 1562.5, और याद रखना है क्योंकि माइक्रो फैराड में पुट करा है तो आंसर माइक्रो कूलम में ही आएगा। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, चार्ज आने के बाद अब आप वो काम कर लो जो हमें मालूम करना था, वोल्टेज एक्रॉस ईच, हर एक पर कितना वोल्टेज था जो मालूम करना था। इसी फॉर्मूले से V को अलग करो, V बराबर आएगा Q/C के, बट क्योंकि V1 लिख रहे हैं तो V1 किसके अक्रॉस है, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो हम लिखेंगे Q/C1। V2 के लिए लिखेंगे Q/C2 और V3 के लिए लिखेंगे Q/C3। ठीक है ना, चार्ज हर एक पर सेम ही जाएगा, सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है। तो चार्ज है 1562.5 डिवाइडेड बाय, याद रखो ये माइक्रो कूलम में है, और जो कैपेसिटेंस हम पुट करेंगे वो भी माइक्रो फैराड में है। फिर 1562.5 माइक्रो कूलम में है, और डिवाइड में जो हम लिखेंगे 50 वो भी माइक्रो फैराड में लिख रहे हैं। कन्वर्ट करने का फ़ायदा नहीं होता, अभी माइक्रो से माइक्रो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 1562.5 डिवाइडेड बाय 25 ये माइक्रो कूलम में, ये माइक्रो फैराड में। तो माइक्रो से माइक्रो हर मर्तबा कैंसिल,
और ये जो कूलम डिवाइड बाय फैराड है वो वोल्ट के ही बराबर होता है, वोल्टेज के। सो फॉर्मूला बना 1562.5 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ इक्वल टू 156.25 वोल्ट। ठीक है, ये पहला आंसर हुआ ना। 1562.5 डिवाइडेड बाय 50, 50 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 31.25 वोल्ट। और फिर इसी तरीके से 1562.5 को डिवाइड कराएंगे 25 से, आंसर आएगा 62.5 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्टेजेस निकालने थे, ये भी आ गए। अच्छा, ये भी हमारा एक आंसर था जो रिक्वायर्ड था। टोटल तीनों 3 6 और 7 चीज़ें चाहिए थी, तो ये भी आंसर्स आ गए। अच्छा, आपने न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया कि नहीं करा, वोल्टेज सही आया नहीं आया, तो उसका एक तरीक़ेकार है। अगर आप इन तीनों वोल्टेजेस को ऐड करोगे तो आंसर इसके बराबर आना चाहिए, 250 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप ऐड कर भी दोगे 156.25, उसमें प्लस करोगे 31.25 और प्लस करोगे 62.5, तो ये बराबर आएगा 250 के। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी एक सर्किट वाला है, सर्किट डायग्राम बुक में बनी हुई है, मैं भी अलग से बना के भी दिखा दूंगा। 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको कनेक्ट किया गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि 100 वोल्ट है। ये रहा 100 वोल्ट वाला, और इस तरीके से जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ऐसे कनेक्ट किया गया है। फाइंड द चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर की जो अरेंजमेंट है बताइए उस पर कितना चार्ज होगा और उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा अगर इस तरीके से कंबाइन करते हैं 100 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर मैंने बना दी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। पहला कैपेसिटेंस C1 है 2 माइक्रोफैराड का, इधर भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर C2 है और ये है 3 माइक्रोफैराड का। इसी तरीके से C3 है और C3 है 5 माइक्रोफैराड का। मालूम क्या क्या करना है, चार्ज अक्रॉस ईच, हर एक पर कितना चार्ज आएगा, Q1 मालूम करना है, Q2 मालूम करना है और Q3 मालूम करना है, प्लस हर एक का कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस एवरी कैपेसिटर V1 V2 V3, ये सब मालूम करना है। और जो नेट वोल्टेज है वो 100 वोल्ट के बराबर है। ठीक है ना, 100 वोल्ट के बराबर है नेट वोल्टेज, उसी से ही सब जो है हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहली बात, आप जो है ना इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, फिर जाके ये इजीली सॉल्व हो पाएगा। जब तक आप लोग टोटल कैपेसिटेंस नहीं निकालोगे तब तक टोटल चार्ज नहीं आएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो आपको 2 कैपेसिटर्स हैं वो आपको पैरेलल नज़र आ रहे होंगे, C2 एंड C3। पहले हम मेंशन करेंगे सिंस C2 एंड C3 आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पहले इनको पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से इनके कॉम्बिनेशन को C प्राइम का नाम देते हैं, तो ये पैरेलल में सीधा सीधा ऐड करते हैं, C2 प्लस C3 आएगा। कितना है C2, 3 माइक्रोफैराड प्लस, और ये है 5 माइक्रोफैराड, तो इसका मतलब C प्राइम बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 8 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, अभी जो C प्राइम आया है वो किन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पर आया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये आ गया C प्राइम। ठीक है, और इसी के साथ बराबर में लिखा हुआ है C1, ये वाला C1, और फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर इस 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। यानी सिंप्लीफाई करके अब हमें ये मिला कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे तो पैरेलल में आ गया 8 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों हमें सीरीज में नज़र आ रहे हैं, C1 और C प्राइम सीरीज में है। अब इनको टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। नाउ C1 एंड C प्राइम आर इन सीरीज, ये हमें सीरीज में नज़र आ रहे हैं। और सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस बराबर होगी 1/C1 प्लस 1/C प्राइम। सीरीज में आपको पता है कि रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। C1 कितना था, C1 था 2 माइक्रोफैराड प्लस, और C प्राइम हमने निकाला 8 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, एलसीएम ले लो इधर, 2 8s are 16 और 8 1s are 8 और 2 1s are 2, तो 1/C बराबर आ जाएगा 10/16 के। बट हमें तो C का आंसर चाहिए, तो C बराबर आएगा 16 डिवाइडेड बाई 10, और यही 16 डिवाइड बाई 10 एक्चुअली बराबर होता है 1.6 के, और यूनिट आना चाहिए माइक्रोफैराड क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है,
इसका मतलब अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स थे इनको सिंप्लीफाई करके हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसको हम C का नाम दे रहे हैं, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की, ये आ गई 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज बैटरी से निकला कितना। मिसाल तौर पर अगर यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q, तो वही चार्ज इससे गुजरेगा, वही चार्ज यहाँ से गुजर के बैटरी में आएगा। फॉर्मूला कैपेसिटेंस में एक ही फॉर्मूला है चार्ज वाला, Q इज इक्वल टू CV। टोटल कैपेसिटेंस 1.6 थी माइक्रोफैराड में, याद रखना, और वोल्टेज है बराबर 100 के, तो ये बराबर आ जाएगा 160 माइक्रोकूलम के। ठीक है ना, माइक्रोफैराड था तो माइक्रोकूलम तो आना ही चाहिए। ओके, अब आपको ये पता चला है कि जो टोटल जो है वो चार्ज निकला है वो कितना निकला है बैटरी से, 160 माइक्रोकूलम निकला। यहाँ से जो टोटल चार्ज निकल रहा है वो एक्चुअली 160 माइक्रोकूलम निकला है। ओके, अब हमें मालूम करना था कि हर एक से कितना चार्ज गुजरेगा। तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताऊं, यहाँ से जो चार्ज निकला 160, वही सेम चार्ज Q1 से गुजरा, ऐसा ही है, वही सेम चार्ज किससे गुजरा है, वही सेम चार्ज Q1 से गुजरा। तो सिंस Q1 इज इक्वल टू Q1 वही चार्ज होगा जो कि अभी अभी बैटरी से निकला है, और वो बराबर है 160 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है भाई, यहाँ से जो चार्ज निकला, या ये वाली फिगर के अंदर समझ लो बात, कि यहाँ से जो चार्ज निकला 160 माइक्रोकूलम, वही 160 इससे भी गुजरेगा, वही 160 इससे भी गुजरेगा, क्योंकि सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है। तो हमें C1 का पता लग गया कि C1 के अक्रॉस चार्ज कितना आ गया, C1 का चार्ज आ गया 160 माइक्रोकूलम। अब आपको C1 का चार्ज पता है, C1 की अपनी वैल्यू पता है, ये मैं भी C1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर C1 का चार्ज आ गया, अब C1 का वोल्टेज निकाल लो, इसी फॉर्मूले से आएगा। वोल्टेज बराबर होता है Q ओवर C के, बट फ़र्क क्या आ जाएगा, Q की जगह पर लिखेंगे Q1 अगर V की जगह V1 लिख रहे हैं तो, और C की जगह पे लिख देंगे C1। तो वही फॉर्मूला जो Q अपॉन C था वो बेसिकली बराबर आ जाएगा V1 का Q1 डिवाइडेड बाय C1 के बराबर। कितना है Q1, 160 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी थी C1 वाली, C1 की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। अगेन वही काम हुआ, माइक्रो से माइक्रो हुआ कैंसिल, और 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो इसका मतलब वोल्टेज आ गया V1 के अक्रॉस 80 वोल्ट। ठीक है, C1 के दोनों आंसर आ गए, C1 का चार्ज भी आ गया और C1 का वोल्टेज भी आ गया। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली फिगर को देखो गौर से, अगर 160 माइक्रोकूलम C1 से गुजर रहा है तो वही 160 माइक्रोकूलम C प्राइम से भी गुजर रहा है, तो मैं C प्राइम के अक्रॉस वोल्टेज मालूम कर सकता हूँ। अब मैं C प्राइम के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। C प्राइम के लिए इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि C प्राइम के अंदर ही C2 और C3 मौजूद हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, वोल्टेज अक्रॉस C प्राइम निकाल रहा हूँ। वोल्टेज का फॉर्मूला इसी से निकलता है, वोल्टेज का फॉर्मूला ये रहा, V1 बराबर होता है Q1 ओवर C। तो मैं लिख देता हूँ पहले, V बराबर होता है Q ओवर C के। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ V प्राइम जो कि C प्राइम के अक्रॉस है, तो नीचे C प्राइम लिखना पड़ेगा। और गौर से देखो चार्ज कितना गुजर रहा है इससे, वही चार्ज जो C1 से गुजरा वही चार्ज C प्राइम से गुजरा। कितना चार्ज गुजरा उसको हमने Q1 का नाम दिया हुआ है। Q1 है 160 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C प्राइम आया था 8 माइक्रोफैराड के बराबर, C प्राइम आया था 8 माइक्रोफैराड के बराबर। ओके, ताकि उसके अक्रॉस तो वोल्टेज मिल जाए हमें। तो फिर क्या होगा, माइक्रो से माइक्रो हुआ कैंसिल, 160 डिवाइड बाय 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16। तो V प्राइम बराबर आ गया 20 वोल्ट की। ओके जी, अब आपने एक बात देखी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर C प्राइम का वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना आया था C1 का, C1 का वोल्टेज आया था 80 के बराबर, C1 का वोल्टेज आया था 80 वोल्ट के बराबर, और C प्राइम का कितना आ गया 20 वोल्ट। देखो 80 + 20 100 वोल्ट बराबर हो रहा है। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं,
ये देखो दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो वोल्टेज होगा, जो V1 है उसका वोल्टेज कितना आया 80 वोल्ट, तो याद रखो V2 जो दोनों के अक्रॉस होगा वो बराबर आ गया 20 वोल्ट के। ठीक है, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस C2 एंड C3 इज, जिसको फिगर में V2 का नाम दिया है, वो बराबर होगा 20 वोल्ट के। ठीक है, दोनों का आंसर आ गया, C2 का वोल्टेज भी आ गया और C3 का वोल्टेज भी आ गया। बस अब सिर्फ क्या बचा, अब हमारे पास बचा कि इनके पास चार्ज कितना पहुंचेगा ये मालूम करना है। C2 का चार्ज चाहिए Q2 और C3 का चार्ज चाहिए Q3। चार्ज के फॉर्मूले पता है आपको, चार्जेस अक्रॉस किस किस का है, C2 एंड C3। चार्ज का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, Q बराबर होता है CV के। तो अगर मैं निकालना चाहूँगा Q2 तो कैपेसिटेंस 2 आएगी और वोल्टेज आएगा जो कि इन दोनों के अक्रॉस है, और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V2 के बराबर है, जो अभी अभी हमने मालूम करा कितना वोल्टेज है V2। और Q3 के लिए भी जो कैपेसिटेंस है वो तो C3 है, लेकिन वोल्टेज को हमने V2 का ही नाम दिया हुआ है क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। सेकेंड वाली कैपेसिटेंस कितनी थी, उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड वाली कैपेसिटेंस 3 है और फिर उसकी 5 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 और यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20। 3 2 ज़ार 6, ये आ गया कितना 60 माइक्रोकूलम, क्योंकि याद रखिए ये जो वोल्टेज है वो तो वोल्ट है लेकिन ये 3 माइक्रोकूलम था। और 5 2 ज़ार 10, ये हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। ओके, ये आ गया इसकी कैपेसिटेंस का आंसर, ये आ गया इसकी कैपेसिटेंस का आंसर। और वैसे बड़ी एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से चार्ज निकला 160, यहाँ से भी चार्ज गुजरा 160। अब वही 160 तो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और कितना कितना डिवाइड हुआ, एक में 60 आया, एक में 100 आया। इसमें से 60 चला गया माइक्रोकूलम, तो बाकी का 100 इसी में से ही तो जाना था। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि वो फिजिकली साबित भी हो रही है। ठीक है जी, तो ये था आज की हमारी वीडियो अबाउट 3 न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर बाकी के न्यूमेरिकल्स देखने तो आप इसका सेकंड पार्ट जाके देख सकते हैं, और अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।